नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम बम्बू स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एनकिलोजिंग मतलब जकड़न, स्पॉन्डिलाइटिस सूजन, यानी कि जो हमारी स्पाइन है उसमें सूजन आ जाना, उसमें जकड़न हो जाना। और दोस्तों, जब भी एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, देखा जाता है कि जिनकी उम्र 16 वर्ष से लेकर 40 साल तक है, ऐसे लोगों में एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बम्बू स्पाइन की बीमारी होती है। और जिसको भी ये दिक्कत होगी, इस बीमारी की स्टार्टिंग देखा जाता है कि कमर से होती है। कमर से ये हिप की तरफ जाता है और इतना एक्यूट पेन होता है कि व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये दर्द नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ आता है, फिर ये लंग्स वाले एरिया में आ सकता है और उसके बाद ये सर्वाइकल वाले एरिया में आ सकता है। जितनी भी हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति को मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। व्यक्ति सीधा नहीं लेट पाता। अगर उसको सीधा लेटना पड़े तो उसका सिर जमीन पर नहीं लगता, उसको सिर के नीचे 4 से 5 तकिए तक लगाने की जरूरत पड़ सकती है और वो व्यक्ति सीधा नहीं लेट पाता। अगर उसको 5 मिनट सीधा लेटना पड़ जाए तो उसको बहुत असहनीय दर्द होता है, एक्यूट पेन होता है, इसलिए उसको बीच बीच में करवट लेनी पड़ती है। दोस्तों, जब ये दिक्कत बढ़ जाती है तो देखा जाता है कि इसका इफेक्ट लंग्स पे भी आता है, जिससे कि उसको ब्रीदिंग में भी परेशानी होती है। और दिक्कत जब ज्यादा बढ़ जाती है तो नी में भी पेन आ सकता है, एल्बो में पेन आ सकता है, रिस्ट में पेन आ सकता है, या यूं कहे कि हर जॉइंट्स में पेन आ सकता है। व्यक्ति को चलने में बहुत परेशानी होती है, व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता। इसमें एक टेस्ट कराया जाता है HLA-B27। ये एक जीन टेस्ट है। जिनको भी HLA-B27 पॉजिटिव आता है तो उनको कहा जाता है कि आपको एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। व्यक्ति डॉक्टर्स के पास जाता है, हॉस्पिटल जाता है और वहां कहा जाता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। व्यक्ति बड़ा चिंतित होता है, परेशान होता है, समझ नहीं पा रहा। पेन किलर दी जाती है, पेन किलर खाता है, कुछ देर असर रहता है, फिर कहा जाता है कि आपको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। व्यक्ति लगवाना नहीं चाहता। अगर उसने लगवा भी लिए तो कुछ दिन तक उसका असर रहता है, उसके दर्द कम रहते हैं। जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है, दर्द वापस आ जाता है। व्यक्ति बहुत चिंतित है, परेशान है, दुखी है, नहीं समझ पा रहा है उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि इस बीमारी में स्विमिंग करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब व्यक्ति स्विमिंग करता है, उसका बॉडी का हर पार्ट्स काम करेगा, हर पार्ट्स में एक मूवमेंट होती है जिससे उसकी स्टिफनेस कम होती है। तो ऐसे लोग स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। व्यक्ति जब साइकिलिंग करेगा तो देखेंगे कि उसको एंकल में, उसका नी, जो उसको ये बीमारी बढ़ गई है वहां उसका इफेक्ट आ रहा है। तो जब वो साइकिलिंग करता है तो एनकिलोजिंग जैसी बीमारी में भी उससे राहत मिलती है। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकता है, स्पाइन में स्ट्रेचिंग आए ऐसी एक्सरसाइज कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, योगा आसन कर सकता है, अश्वासन कर सकता है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बहुत सारे आसन प्राणायाम किए जा सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग को छोड़ दें, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनको एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, देखा जाता है कि उनकी परेशानी बढ़ती है। जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जिनको एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है और वो ड्रिंक करते हैं, काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो उनको ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसालेदार खाना ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो उनको अवॉइड करना है। और साथ में दोस्तों, आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर ये ट्रीटमेंट आप अपने घर पर भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो देखते हैं कैसे करें एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर बिठाना है, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है और यहाँ कान के नीचे एक नस आ रही होती है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड लगाना है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रेशर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा हमें अब दूसरी साइड करना है, तरीका वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमें अपनी उंगली और अंगूठे को इस प्रकार से करना है और यहाँ से
हमें इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते हुए चले जाना है, क्योंकि दोस्तों जब भी एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है तो इस एरिया में बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति को मूवमेंट करने में कठिनाई होती है। तो इस तरीके से हमको हाथों पर, बैक पर इस तरीके से क्लॉकवाइज करना है। जब हम ये करते हैं, ये हाथ हम सिर पर रख सकते हैं, जो रिब्स का एरिया है यहाँ पे हमें करना है, बैक पर नीचे तक भी लाना है, क्योंकि ये सारा जो पार्ट्स है ये एनकिलोजिंग जैसी बीमारी में प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये करते चले जाना है। इस प्रकार करना है दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि जिसको भी एनकिलोजिंग है उसकी नेक पर बहुत ज्यादा स्टिफनेस आती है, तो यहां पर हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगा लेना है इस प्रकार से, और हमें इस नेक वाले एरिया की थोड़ी सी घिसाई करनी है अपनी हथेली की मदद से। इस प्रकार से पूरी नेक को अच्छे से इस प्रकार से रब करना है। इस प्रकार से हमको पूरी नेक की घिसाई करनी है। फिर दोस्तों पेशेंट को उल्टा लिटाना है। जैसे मैंने बताया कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक स्पाइन की बीमारी है, तो पूरी स्पाइन के जो वर्टिब्रा हैं वो स्टिफनेस हो जाती है, उनमें कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो हमें अपनी हथेली से प्रेशर देना है। देखेंगे नीचे से शुरू करना है, यहाँ से इस प्रकार से ऐसा 5 से 6 बार करना है। जितने भी वर्टिब्रा है हमारे स्पाइन में उन सबको हल्का हल्का हमें इस प्रकार से रिलैक्स कराना है, जिससे कि स्टिफनेस वहां से कम हो जाए। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया शुरू में ही आपको कि बैक का ये वाला जो एरिया है, लंबर रीजन है, यहाँ से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जब यहाँ पर दिक्कत होती है तो यहाँ की जो वर्टिब्रा है वो हिप से जुड़ती चली जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति को बहुत समस्याएं होती है। तो यहाँ की जो मसल्स हैं उन्हें हमको रिलैक्स कराना है। देखेंगे अपने पैर से हल्का सा हमें यहाँ पर इस प्रकार से प्रेशर देना है, अच्छे से घिसाई करनी है इस एरिया की, जिससे कि वहाँ सर्कुलेशन हो, वहाँ की जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी और यहाँ की स्टिफनेस धीरे धीरे कर खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमें दोनों कुर्सी साइडों में रखनी होती है और अपने पैरों से बटक्स पर प्रेशर देना है। पेशेंट को कहना है दोनों पैर उठा के रखें, बहुत हल्का प्रेशर देना है, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती इसमें। ऐसा 6 से 8 बार आपको करना होता है। पैर नीचे रखेंगे। इस प्रकार से हमें यह ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का रीढ़ की हड्डी का गठिया है, लेकिन कई बार दोस्तों देखा गया है कि व्यक्ति अगर RA फैक्टर चेक कराता है तो वो नेगेटिव आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका RA फैक्टर पॉजिटिव आएगा जब भी आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। कई बार RA फैक्टर गठिया का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, फिर भी कहा जाता है कि इनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। कई बार व्यक्ति को बहुत कंफ्यूज होती है कि मैंने टेस्ट कराया, मुझे गठिया तो नहीं है, तो कई बार ये रिपोर्ट्स में नहीं आता, फिर भी उनको HLA-B27 पॉजिटिव होता है और कहा जाता है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। हमारी जो स्पाइन होती है उसमें जो वर्टिब्रा होती है, जिसके कारण से हम मूवमेंट कर पाते हैं, जिसके कारण से एक बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। जब दो वर्टिब्राओं के बीच में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से स्पाइन एक दूसरे मनके से जुड़ती हुई चली जाती है और वो एक बांस की तरह हो जाती है, इसीलिए इसको बंबू स्पाइन भी हम कहते हैं। तो ये परेशानी ऐसी होती है और व्यक्ति को इतनी कठिनाई होती है, ज्यादातर देखा जाता है कि यह दिक्कत पुरुषों में ज्यादा होती है, होती महिलाओं में भी है, लेकिन अगर एक एवरेज के मुताबिक हम देखते हैं तो जेंट्सों में इसकी संख्या ज्यादा होती है महिलाओं की तुलना में।
दोनों में दिक्कत हो सकती है और ज्यादातर जैसा मैंने बताया कि ये यंग एज में ही इसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट शुरू में जल्दी से चालू कर देते हैं, बीमारी शुरू हुई है और हमने इसका उपचार शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि उनको जल्दी आराम आ जाए। कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते, हम अनुमान नहीं लगा पाते कि बीमारी है तो है क्या। इसलिए अगर आपको सुबह उठने पर आधा घंटा या उससे ज्यादा तक दर्द महसूस हो तो तुरंत हमें अपना चेकअप कराना चाहिए, बीमारी को क्लियर करना चाहिए और बिना देर करे, बिना समय गंवाए हुए हमें जल्दी से जल्दी अपना उपचार शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि बीमारी आगे बढ़े ना और जो बीमारी आ गई है वो धीरे 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 करके कम हो जाती है। दोस्तों, न्यूरोथेरेपी में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी का भी बहुत अच्छा उपचार है। चाहे आप डॉक्टर के पास गए हो, उन्होंने कहा हो कि आज तक इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आए सभी को आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले हैं और सभी की बीमारी कम हुई है। तो दोस्तों, अगर आप एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, आपको दवाइयों से कोई आराम नहीं मिल रहा है, आप बहुत दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत लॉस हो गया है जॉब ना करने के कारण से। कई बार व्यक्ति की स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति को सोना भी बैठे ही बैठे होता है, क्योंकि वो लेट नहीं पाता, लेटता है तो उसको दर्द बढ़ जाता है। तो दोस्तों, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे बीमारी की स्थिति कितनी ही बढ़ के हो ना गई हो, दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाए उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे।